अच्छा, सो वी स्टार्टेड यस्टरडे विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। डेफिनेशन हमने जो पढ़ी दैट वाज के द रेजिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फंड्स बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। इसमें दो चीज़ें थी, एक तो रेजिंग और एक मैनेजिंग। ठीक है, ये दो डिसीजंस होते हैं बिजनेस फाइनेंस में, या हम कह सकते हैं कि दो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस फाइनेंस में, कि हम फंड्स को रेज करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं, अरेंज करते हैं अपने लिए, क्योंकि बिजनेसेस बगैर पैसे के चल नहीं सकती। तो एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब फंड्स को रेज करती है और फिर उन्हीं फंड्स को, उसी पैसे को, उसी कैपिटल को मैनेज करती है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे अब इन फंड्स को इन्वेस्ट हमने करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ये ऐसे ब्लाइंडली नहीं की जाती, ये बहुत एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद और एनालिसिस के बाद और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट होती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पे रिस्क सबसे कम है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये फिर जो फंड्स हमने रेज किए हैं, इन्हीं फंड्स को हम इन्वेस्ट करते हैं। सो रेजिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फंड्स बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनी है या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो जब वो फंड्स रेज करती है और फिर मैनेज करती है, तो वी से दैट दिस इज बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस हम बेसिकली कहते हैं मनी को, पैसे को। जब उसी फाइनेंस को हम अरेंज करते हैं अपने लिए, तो हम कहते हैं फाइनेंसिंग। ठीक है, बस ये आपको याद होना चाहिए। तो दो इसमें एक्टिविटीज आ गई। ये जो डेफिनेशन है ये उसी की एक एलेबोरेटेड फॉर्म है, जो पहले हमने ये शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी। Business finance is concerned with making decisions about which investments, ठीक है, वहां पे जो मैंने कहा ना मैनेजिंग ऑफ फंड्स, तो ये मैनेजिंग अब यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट्स, कि अब हम इन फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस, और फिर हाउ बेस्ट टू फाइनेंस दोज इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। सो फाइनेंस से मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, कि बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कि एक डेट फाइनेंसिंग होती है जो कंपनी करती है, और एक इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट, DEBT। डेट फाइनेंसिंग वो है जब हम कर्ज लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लिया या बॉन्ड्स इशू किए, तो ये क्या है, डेट फाइनेंसिंग। इसको हम लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं, दैट इज एक्चुअली द डेट ऑफ द कंपनी। उसमें आपने पढ़ा होगा, कुछ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, या शॉर्ट टर्म डेट है और लॉन्ग टर्म डेट है। और एक दूसरा सेक्शन जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, ओनर्स इक्विटी। तो एक तो हो गई डेट फाइनेंसिंग, जहां से कंपनी पैसा अरेंज कर सकती है कि बैंक से लोन लेके या बॉन्ड्स इशू करके। और दूसरा सेक्शन इक्विटी। सो इक्विटी इज अनदर वे टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी कौन सी इन्वेस्ट फाइनेंसिंग होती है, कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं, सपोज वी आर अ कंपनी, ठीक है, एंड वी वांट टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, वी फाइनेंस आवर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इक्विटी। सो व्हाट विल वी डू, हम शेयर्स इशू करेंगे, ओनरशिप शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो वो बॉन्ड्स जो लोग परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, वो हमें कर्ज देते हैं, ठीक है, वो डेट फाइनेंसिंग होगी। लेकिन जब हम शेयर्स इशू करते हैं और वो शेयर्स जो लोग परचेज करेंगे, तो वो कौन सी फाइनेंसिंग हमारे लिए होगी? इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि वो ओनर्स बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं कंपनी में, और फिर प्रॉफिट में उनको शेयर मिलता है, जिसको मैंने कल आपको बताया था कि डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड। तो दो डिसीजंस हमने कल डिस्कस किए थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, और प्लांट मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, और इन्वेंट्री, वो तो आपने पढ़ा ही है। इन सारी चीज़ों में ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं इसमें। तो इन रियल एसेट्स के अलावा कुछ फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब
किसी और कंपनी के शेयर्स इस कंपनी ने परचेज कर लिए, तो ये एसेट्स, ये शेयर्स जो हैं दूसरी कंपनी के, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट याद रखें हर वो चीज है जो कंपनी ओन करती है। ठीक है, एनीथिंग दैट अ कंपनी ओन इज कॉल्ड एसेट। ओन मतलब जिसकी वो कंपनी मालिक है। इसके अलावा लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज आर व्हाट द कंपनी ओज, ओ मतलब मकरूज होना, जो उसके ऊपर कर्ज हैं, वो उसकी लायबिलिटीज हैं। तो एसेट्स वो हैं जो कंपनी के पास हैं, कंपनी उसकी मालिक है, ओनर है। तो ओनरशिप में जो जो चीजें हैं कंपनी की, वो सारे उसके एसेट्स हैं। अब ये जो दूसरी कंपनी के शेयर्स इसने परचेज किए, ये भी इस कंपनी के एसेट्स बन गए, क्योंकि ये उन शेयर्स की मालिक है ये कंपनी। इसी तरह किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स हो गए, तो वो भी अगर परचेज किए तो वो इस कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सपोज हमने कर लिया कि हम 10 एकड़ लैंड खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट आएगी सपोज 30 करोड़, और इसके अलावा उसमें जो हम मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, इक्विपमेंट्स, प्लांट वगैरह, उस पे हमारा खर्चा होगा 20 करोड़। ये सारे पैसे कितने बनते हैं? ठीक है, लेट्स से ये बनते हैं 90 करोड़। अब ये 90 करोड़ हमारे पास आएंगे कहाँ से? तो ये होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, डिसाइड तो हो गया कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बट अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सो दैट इज द सेकंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो बिजनेस फाइनेंस में जो मेजर सेकंड डिसीजन है, सेकंड मेजर डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे, आया हम ओनर्स से लेंगे जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे, या हम डेट फाइनेंसिंग करेंगे जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, मतलब जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देते हैं, बैंक्स हो गए, या जो बॉन्ड्स हम इशू करते हैं वो, या शॉर्ट टर्म के लिए हमें कोई पैसा देता है, फाइनेंसिंग देता है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी। ये जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, तो बैलेंस शीट जब हम डिस्कस करेंगे, वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ये अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ये ट्रेड क्रेडिट है, वगैरह वगैरह, कमर्शियल पेपर है। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो कल तक हमने वो पढ़ा। दिस इज ए न्यू टॉपिक फॉर टुडे, द फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, दिस एक्सप्लेन्स बेसिकली द फाइनेंशियल सिस्टम। इस तरफ आप देखें, वी हैव लेंडर या सेवर्स। ठीक है, लेंडर्स या सेवर्स, हम इनको इकोनॉमिक सरप्लस यूनिट्स भी कहते हैं। इकोनॉमिक सरप्लस यूनिट्स, ये वो लोग हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो एंटिटीज हैं जिनके पास पैसा सरप्लस में है, मतलब उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा है। जितना वो कमाते हैं उतना खर्च नहीं कर पाते, जितनी उनकी एक्सपेंसेस हैं उससे ज्यादा वो कमाते हैं, तो जो बाकी बचता है वो क्या है? ये उनकी सेविंग है, इसलिए उनको कहते हैं सेवर्स। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है सेवर्स, सो बेसिकली दे दे हैव द सेविंग्स। और इनको हम इकोनॉमिक सरप्लस यूनिट्स भी इसलिए कहते हैं कि इनके पास पैसा सरप्लस में होता है। एक है डेफिसिट, वो जिनके पास कम होता है, एक सरप्लस जिनके पास एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, तो इन सेवर्स में, इन लेंडर्स में, लेंडर कैसे? लेंड, LEND, लेंड, लेंड कहते हैं किसी को पैसा कर्ज देना। तो ये जब पैसा सेव कर रहे हैं, इनके पास सेविंग्स हैं, तो ये पैसा ऑब्वियसली कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, किसी को तो देंगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और कोई जाके बैंक में रख देगा। तो बैंक में जो रखेगा, वो बैंक भी उस पैसे को आगे यूज करता है, किसी और को लैंड करता है। अच्छा, अभी ये डिस्कस कर लेंगे। तो लेंडर्स या सेवर्स में कौन कौन है? हाउस होल्ड्स, मतलब हम जैसे कॉमन पीपल, हाउस होल्ड्स। बिजनेस फर्म्स, मतलब इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स नहीं, बल्कि बिजनेस फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी। इसके अलावा गवर्नमेंट्स भी सेविंग करती है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। अब आप चाइना को देख लें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं पे ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, तो ये सरप्लस में है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप ले लें तो वो डेफिसिट में है,
ठीक है, उसका बजट डेफिसिट में है, उसके पास सेविंग्स तो छोड़ें, वो बजट डेफिसिट कवर करने के लिए भी उसको कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो इसी तरह सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, सेवर्स, उसमें फॉरेनर्स भी आते हैं। फॉरेनर्स कौन है? जो कंट्री के बाहर के लोग हैं। अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पाकिस्तान के अलावा जिस भी कंट्री की उसके रेजिडेंट्स हैं, या वहाँ की गवर्नमेंट है, या वहाँ पे बिजनेसेस हैं, वो सारे हमारे लिए क्या है? फॉरेनर्स। तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाहर बाकी कंट्री से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, और वो कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ डॉलर अकाउंट। डॉलर में वो अकाउंट खोलते हैं, वहां से डॉलर में पेमेंट करते हैं, और फिर ऑनलाइन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो इन्वेस्टर्स कौन हुए? फॉरेनर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे लोग हैं लेंडर्स या सेवर्स। अब यही लोग इस साइड पे आप देखें तो ये बोरोवर्स और स्पेंडर्स भी हो सकते हैं। बोरोवर किसे कहते हैं? देखें, एक है लेंड, मतलब देना, किसी को कोई चीज कर्ज देना। बोरो मतलब कर्ज लेना। तो जब एक लेंडर है तो दूसरा क्या है? बोरोवर है। एक अगर सेवर है, वो सेव कर रहा है पैसा, तो वो दूसरा उसी पैसे को स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो दोनों साइड पे हमारे पास यही पार्टीज हैं, ठीक है। तो अब बोरोवर्स जो ये पैसा लेते हैं, उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जो लोग हैं ना, ये, इनको हम इकोनॉमिक डेफिसिट यूनिट्स भी कहते हैं। दीज आर द इकोनॉमिक डेफिसिट यूनिट्स। दे हैव द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, बट दे डू नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन दोज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बात समझ आई? इनके पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, बट इनके पास पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे। तो पैसा कहां से आता है? फिर ये जो लेंडर्स या सेवर्स हैं, इनके पास जो सरप्लस पैसा है वो जाके फिर बोरोवर्स के पास पहुंचता है थ्रू टू वेज। एक डायरेक्ट फाइनेंस, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस वन। तो एक तो डायरेक्ट फाइनेंस के थ्रू ये पैसा चला जाता है बोरोवर्स या स्पेंडर्स के पास, और एक है फिर इनडायरेक्ट फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस में ये आप देखें फंड्स, ठीक है, ये फंड्स मूव फ्रॉम दीज लेंडर्स और सेवर्स टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मेनली हम रेफर करते हैं स्टॉक मार्केट को। स्टॉक एक्सचेंज को आप ले लें, सपोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो फंड्स जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से ये फंड्स जाएंगे किसके पास? बोरोवर्स के पास या स्पेंडर्स, जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं बट पैसा नहीं था। अब ये फंड्स, ये पैसा उनके पास पहुंच जाता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। कैसे? अब आप डेली बेसिस पे देखते हैं न्यूज़ में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इतने पॉइंट्स बढ़ गए, इतने पॉइंट्स कम हो गए। तो ये असल में वहाँ पे कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज जो वहाँ पे लिस्टेड हैं। अब देखें, पाकिस्तान में तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी हैं, बट उनमें से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप इस वक्त देखें तो ये कोई लेस देन 700 कंपनीज होंगी जो स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी। मतलब वो वहाँ पे लिस्टेड हैं। सिर्फ वही लेस देन 700 कंपनीज जो हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर सेल कर सकती है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ओनली देन कैन यू लिस्ट योर कंपनी ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज है, थाउजेंड्स में है, बट वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करती, इसलिए वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट पे, और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सेल और परचेज भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके शेयर्स डेली बेसिस पे सेल हो रहे होते हैं और परचेज हो रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स ही एक दूसरे को बेचते हैं। अब सपोज मेरे पास चराट सीमेंट कंपनी के शेयर्स हैं और मेरे पास पीटीसीएल के शेयर्स हैं, और मुझे अब ये सेल करने हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस अच्छी है एंड आई कैन मेक अ प्रॉफिट। तो मैं जाके स्टॉक मार्केट में, बल्कि जाके नहीं, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। मैं अभी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं
उन शेयर्स को सेल कर दूंगा और कोई और उसी टाइम परचेज करने की रिक्वेस्ट उसने की होगी, ठीक है, तो उसने जो रिक्वेस्ट की है परचेज करने की, तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा कि भाई देयर इज अ बायर जो कि ये शेयर्स परचेज करना चाहता है, इफ यू आर विलिंग टू सेल, तो मैं सेल कर लूंगा और वो वहां पे परचेज कर लेगा, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये शेयर्स की जो सेलिंग बाइंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? वो जो बंदा शेयर्स परचेज कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत, उसके उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। मैंने क्यों परचेज किए थे? क्योंकि मेरे पास भी एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने इन्वेस्ट किया था। कंपनी ने शेयर्स क्यों सेल किए थे? क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत थी। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो थी, बट उसके पास फंड्स नहीं थे, तो उसने वो शेयर्स इशू किए मार्केट में, मैंने परचेज कर लिए, मेरे पास सरप्लस में थे पैसे और कंपनी को पैसे की जरूरत थी। तो मेरी तरह और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, उनके पास थोड़े थोड़े पैसे सरप्लस में थे, उन सब ने शेयर्स उसी कंपनी में परचेज करके वो सारे पैसे दे दिए कंपनी को। तो कंपनी क्या है इस केस में? इकोनॉमिक डेफिसिट यूनिट या बोरोवर कह लें, ये जो राइट साइड पे है, या स्पेंडर, ठीक है। ये देखें बिजनेस फर्म्स, तो ये बिजनेस फर्म, ये कंपनी, ये बोरोवर है, स्पेंडर भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेफिसिट यूनिट भी कह सकते हैं, मतलब उसको पैसे की जरूरत थी। और मैं किस साइड पे था? मैं ये लेफ्ट साइड पे था, हाउस होल्ड, ठीक है। मेरे पास सरप्लस में पैसा था, मैंने कंपनी में शेयर्स लिए, मेरे पैसे इन्वेस्ट हो गए, मुझे उस पर डिविडेंड मिलेगा, और मैं जब बेचूंगा ये शेयर्स, अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज कर गई तो मैं जब बेचूंगा उसमें भी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, कंपनी ने वो फंड्स यूटिलाइज किए अपने बिजनेस में और उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट में फिर मुझे भी अपना शेयर दे रहा है और खुद भी अपना शेयर वो ले रही है कंपनी। तो ये फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसके थ्रू ये लेंडर्स या सेवर्स ये इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके, और उसके थ्रू ये फंड्स ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स द बोरोवर्स या स्पेंडर्स। उसमें बिजनेस फर्म्स हो, उसमें गवर्नमेंट हो, उसमें हाउस होल्ड्स हो, या उसमें फॉरेनर्स हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट फाइनेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट क्यों था ये जो हमने पढ़ा? क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही पैसा लगाते हैं। हमारा पर्पस, गोल क्या होता है? टू इन्वेस्ट आवर मनी। हमें पता होता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, हम डायरेक्टली दे देते हैं उसको जिसको इस पैसे की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सो इनडायरेक्ट फाइनेंस अब क्या है? इनडायरेक्ट फाइनेंस में वी डू नॉट इन्वेस्ट आवर मनी विद अ पर्पस, ठीक है। कोई मकसद हमारा नहीं होता कि हम इसको इन्वेस्ट करें, और पैसा जो है वो इन इकोनॉमिक डेफिसिट यूनिट्स की तरफ डायरेक्टली जाता भी नहीं है जिस तरह डायरेक्ट फाइनेंस में जा रहा था, ठीक है। एक ने शेयर्स इशू किए कंपनी ने और इन्वेस्टर्स ने परचेज कर लिए, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। इनडायरेक्ट फाइनेंस में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट फाइनेंस में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, these are the third parties involved in the flow of funds from lenders to borrowers। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन है? अब आप सुने, इसमें हैं बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें फाइनेंस कंपनीज हैं, ये एग्रीकल्चरल बैंक हो गया। ये सारे जो हैं ये कौन है? ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज मतलब ये दरमियाने लोग हैं। अब बैंक आप सब समझते हैं, इसलिए मैं बैंक की एग्जांपल पहले देता हूं। बैंक में हम क्या करते हैं? हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, उसमें फिक्स डिपॉजिट भी होता है। तो मैं जब अकाउंट में पैसे रखता हूं तो बैंक वही पैसा आगे और लोगों को दे रहा होता है। किसको? सपोज कोई गाड़ी बैंक के थ्रू फाइनेंस करवा रहा है तो वो जाएगा बैंक के पास, तो वो गाड़ी जिन पैसों में आएगी बैंक उसकी पेमेंट करेगा। तो वो कहां से करेगा? वो मेरे, आपके, हम सब के पैसे होते हैं बैंक के पास,
उन्हीं पैसों को बैंक आगे उस गाड़ी को परचेज करने के लिए यूज करता है। तो उस बंदे को गाड़ी मिल गई, बैंक उससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा और हमें जो इंटरेस्ट पे करेगा वो थोड़ा होगा। तो ये जो बीच में इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया ना, कि जिनसे ले रहा है बैंक इंटरेस्ट वो ज्यादा है और जिनको पे कर रहा है वो कम है। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरेस्ट स्प्रेड। ये इंटरेस्ट स्प्रेड जो है ये बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक्स इसी के लिए काम कर रहे होते हैं। बैंक्स के पास अपना पैसा कुछ नहीं होता, वो हमारे ही पैसे को यूज कर रहा होता है। अच्छा, किसी ने सपोज घर बनाना है तो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग, बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको पैसे देगा घर बनाने के लिए, उससे बदले में इंटरेस्ट लेगा। तो कुछ इंटरेस्ट अपने पास रखेगा और कुछ मुझे देगा अगर मैं लेता हूं इंटरेस्ट। तो मेरे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? कहीं पे कार फाइनेंसिंग में यूज हो रहे हैं, कहीं पे हाउस फाइनेंसिंग में यूज हो रहे हैं, और कहीं पे बैंक मेरे ही पैसों से आगे प्रॉपर्टी में और कहीं पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और डिफरेंट एक्टिविटीज में बैंक उसको यूज करता है। तो अब मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, और ना ही मैं डायरेक्टली उनको दे रहा हूं जिनको जरूरत है। बैंक को तो नहीं है जरूरत, बैंक तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, कि एक से पैसे लेके दूसरे को देता है, दूसरे से इंटरेस्ट लेता है, और जिसने रखे हैं उसको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो बैंक उससे अपना बिजनेस चला रहा है। तो अब मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैंने तो बैंक में रखे किसी खास पर्पस के लिए, सेफ्टी के लिए। अब मेरी सैलरी बैंक के थ्रू आती है, उससे मैं जितने निकाल लेता हूँ ठीक है, बाकी अगर कुछ हैं तो वो बैंक अकाउंट में वो पैसे पड़े होते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसको इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं, कि पैसा जो सेवर्स का पैसा है वो इनडायरेक्टली जा रहा होता है किनके पास? बोरोवर्स के पास या स्पेंडर्स के पास। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं इंश्योरेंस कंपनीज की, वो भी आप सब जानते हैं इसलिए उसकी एग्जांपल सेकंड दे रहा हूं। इंश्योरेंस क्या होता है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, कार इंश्योरेंस है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस आर देयर। तो आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो आप उस पॉलिसी के लिए हर महीने या हर साल प्रीमियम पे करते हैं, एक खास अमाउंट पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी उन सारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो जो अपने अपने प्रीमियम्स पे करते हैं, तो वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। तो वो करोड़ों रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है। कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? ये जो आपको नजर आ रहा है ना फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के बाद ये फंड्स, ये जो एरो है, ठीक है, ये तो ये इन्हीं के पास ये पैसे आते हैं, इन्हीं बोरोवर्स के पास, स्पेंडर्स के पास जिनको जरूरत है। बट वो हम डायरेक्टली नहीं पे कर रहे, हम बैंक में रख रहे हैं या हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, और वो लोग आगे हमारे ही पैसे को इन बोरोवर्स को या स्पेंडर्स को दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये पैसा हमारा उनके पास जा रहा है थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, डायरेक्टली नहीं जा रहा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी इनको ये पैसे देती है, बदले में जो डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, जिस भी फॉर्म में ये प्रॉफिट आता है, रिटर्न आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें से अपना हिस्सा लेती है आराम से, ठीक है, और वो उसको री इन्वेस्ट कर रही होती है आगे, जब तक कि कोई पॉलिसी होल्डर क्लेम ना करे। मतलब किसी ने लाइफ इंश्योरेंस की थी, पॉलिसी परचेज की थी, और उसकी डेथ हो गई, तो अब उसका क्लेम आएगा फैमिली का, तो फिर इनको अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी उसको पेमेंट करनी होगी। 50 लाख बनते हैं, 30 लाख बनते हैं, जितने भी बनते हैं वो कंपनी पे कर लेगी। और ये तो नहीं होता कि सारे सब जिन जिन ने कार इंश्योरेंस करवाई है सब की कारें एक साथ ही एक्सीडेंट उसका हो जाए, जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है वो सारी एक ही टाइम पे सबकी डेथ हो जाए, फिर तो कंपनी के लिए मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन वो आराम से वो पैसे इन्वेस्ट करती है, आराम से वहां से प्रॉफिट्स और रिटर्न्स आ रहे होते हैं, और उसको री इन्वेस्ट कर रही होती है, और इतना प्रॉफिट कमा लेती है कि वो जो आपको पैसे देते हैं ना इंश्योरेंस के, वो कुछ भी नहीं होते, उस पे वो बहुत सारा पैसा कमा चुके होते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, आप खुद इंटरनेट पे देख लें, बिकॉज फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक इनडायरेक्ट फाइनेंस हुआ। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या तो डायरेक्टली इनको पैसे देती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने कार फाइनेंसिंग करनी है, बैंक किया, बैंक ने उसको कार लेके दे दी।
हाउस फाइनेंसिंग बैंक ने उसको लोन दे दिया। ये तो डायरेक्टली ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जिनको हमने पैसा दिया है वो डायरेक्टली पैसा दे देते हैं, और एक यही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे पैसे को थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स भी इन तक ट्रांसफर करती है। ऐसे आता है ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स, और फाइनेंशियल मार्केट से फिर ये बोरोवर्स या स्पेंडर्स के पास। So this is the entire financial system, that how a financial system works. अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्यों है? सपोज ये ना होता, वही पुराना जमाना होता, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस पैसे का क्या करूं, क्योंकि हर कोई तो बिजनेस एक्सपर्ट नहीं होता। अब मुझ में स्किल्स नहीं है बिजनेस की, तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा? और कहीं दूर पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई बंदा है जिसको पैसे की जरूरत है, ही हैज द एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस, लेकिन पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा है बट बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बंदा, उसको पैसे की जरूरत है, और उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है? इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम इज देयर कि इसमें सब ये फंड्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, और स्मूथली ये ऑपरेट कर रहा होता है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। का क्वेश्चन है। Now let's move towards the detailed discussion of financial markets. A financial market is a market in which financial assets, जिनको हम securities भी कहते हैं, can be purchased or sold. This is exactly the same definition of a financial market. A financial market is a market. It is a place, ठीक है, in which financial assets can be purchased or sold. फाइनेंशियल एसेट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कल भी बताया था, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इसके अलावा ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर्स हैं। ये ना हम पढ़ेंगे इस कोर्स में और ना इन आउटलाइन में है। ये फॉरवर्ड, ये फ्यूचर, ये ऑप्शंस, ये नहीं है, डेरिवेटिव्स नहीं है। वो आगे अगर किसी ने आपको पढ़ाया तो ठीक है, यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। अब इनको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। लेट्स से प्राइस बॉन्ड आप ले लें। प्राइस बॉन्ड, उसके ऊपर लिखा होता है, सपोज वो 40,000 का बॉन्ड है, ₹40,000, और ऊपर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड आपके पास जो है प्राइस बॉन्ड, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल मतलब ये कानूनी है। ये कहीं भी आप ले जाएं पाकिस्तान में, हर जगह पे ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको ये राइट देता है कि आपको इसके ऊपर फंड्स रिसीव होंगे, या ये आपके पास सिक्योरिटी है, जमानत है कि आपने 40,000 रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड किसका है? प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। गवर्नमेंट क्यों इशू करता है? कल हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जहाँ पे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और कभी किसी कंट्री से, दुबई से, सऊदीया से, ये लोन ले रहा होता है ना पाकिस्तान, उसी टाइम पे कंट्री के अंदर अपनी पब्लिक से इन बॉन्ड्स के थ्रू ये पैसे बोरो करके अपना जो डेफिसिट है वो पूरा करता है पाकिस्तान का गवर्नमेंट, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो ये प्राइस बॉन्ड्स असल में गवर्नमेंट इशू करता है, किस लिए? जो फंड्स उसको चाहिए होते हैं, उन फंड्स को पूरा करने के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी पब्लिक को बॉन्ड्स सेल करें, और वो जो प्राइस पे करेंगे वो गवर्नमेंट के पास पैसे चले जाएंगे, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि आपने बैंक गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं? तो ये सर्टिफिकेट जो आपके पास है, ये प्राइस बॉन्ड, इसी तरह शेयर्स के भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, और जो बाकी बॉन्ड्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उनके भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। आजकल टीवी पे चल रहे हैं नेशनल बैंक की तरफ से, कि पता नहीं कौन सा बैंक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और पता नहीं क्या क्या नाम है। ये सारे क्या हैं? ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये सिक्योरिटीज हैं। आप पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, बदले में आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके पास एज ए गारंटी पड़ा होता है कि हाँ, आपने इतने पैसे कर्ज दिए हैं गवर्नमेंट को, इसलिए इसको सिक्योरिटी कहते हैं कि आपके पास ये सिक्योरिटी है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग
बाय हाउस होल्ड्स भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्म्स भी जाते हैं अपने शेयर्स को सेल करते हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, सपोज EOBI, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशन्स देती है, ठीक है। अब ये EOBI जो पेंशन दे रही होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो एम्प्लॉइज से सैलरी में थोड़े थोड़े वो डिडक्ट होते हैं, तो वो इतने तो नहीं बनते कि सबको फिर रिटायरमेंट के बाद इतने इतने हज़ारों पेंशन मिलते रहें। ये उन्हीं पैसों को आगे इन्वेस्ट करता है ये EOBI जो इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो हर एक बंदे के अकाउंट में अपना अपना शेयर जाता है, और फिर जब वो रिटायर होता है तो वो बहुत सारे पैसे बन चुके होते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली फैसिलिटेट फाइनेंसिंग, ये आपको फैसिलिटेट करता है आपकी फाइनेंसिंग को। अब जो फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं, सपोज एक कंपनी है, मैंने आपको बताया फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वहाँ पे बिजनेस फाइनेंस में, और उसने डिसाइड किया कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, बट फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? डेट फाइनेंसिंग करेंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे? तो ये जो फाइनेंसिंग वो करेगी कंपनी, सपोज उसने डिसाइड किया इक्विटी फाइनेंसिंग, तो शेयर्स स्टॉक मार्केट में वो सेल करेगी कंपनी। तो स्टॉक मार्केट क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा उस फाइनेंसिंग को उसके लिए, ठीक है। और इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उन्हीं शेयर्स को जो परचेज कर रहे होते हैं, तो वो असल में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को भी फैसिलिटेट करता है स्टॉक मार्केट। अच्छा, जूम में टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही ये सेशन एंड होगा, मैं फिर व्हाट्सएप में आपको एक लिंक शेयर करूंगा। तो LMS में नहीं, व्हाट्सएप में उसी लिंक के थ्रू आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो तक 10-15 मिनट और क्लास लेंगे, फिर हम ख़त्म कर लेंगे। तो 10 मिनट ब्रेक के बाद आप दूसरी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कितने टाइप्स हैं? बेसिकली 4 टाइप्स हैं। प्राइमरी मार्केट है, एक पांचवा टाइप भी है, वो कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। प्राइमरी मार्केट